रूस ने लुहांस्क पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। 1 अप्रैल को रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की, जिसमें उसने दिखाया कि यूक्रेन ने एक अहम क्षेत्र गंवाया है। लुहांस्क रूस के दावे जितना नियंत्रण में नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ अजीब हो रहा है। रूस की सेना को लग रहा है जैसे वे टर्मिनेटर फिल्म में हैं। लुहांस्क के ऊपर का आसमान अब रूस का नहीं रहा, अब वो यूक्रेन का है। लुहांस्क में धातु की मशीनें पुतिन की सेनाओं के लिए घातक साबित हो रही है और जल्द ही यूक्रेन की किस्मत बदल सकती है। यूक्रेन की तीसरी सेना कोर के पास लुहांस्क पर रूस के नियंत्रण पर कहने को बहुत कुछ है। टेलीग्राम पर पोस्ट कर कोर ने रूस के दावों को तुरंत खारिज कर दिया, यह बताते हुए कि उसने एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है जो दिखाता है कि लुहांस्क पर रूस की पकड़ वास्तव में कितनी कमजोर है। दुश्मन के लुहांस्क क्षेत्र पर कब्जे के दावों के जवाब में हम लुहांस्क और पूर्वी स्लोबोजांस्क में रसद मार्गों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कोर ने जोर देकर कहा, लुहांस्क, स्टारोबिल्स्के, अल्चांस्क, ब्रियानका, कदिवका अब तीसरी आर्मी कोर के यूएवी के नियंत्रण में हैं। यह दिखाता है कि रूस के पास ज्यादा सैनिक है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन को लुहांस्क और रूसी क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पर्याप्त हवाई रक्षा नहीं है। ये नियंत्रण में है। अगर आसमान खुला हो तो उड़ते टर्मिनेटर आ जाते हैं। रूस के सैनिक डरे हुए हैं क्योंकि 3rd आर्मी कॉर्प्स बार बार हमला कर रहा है और उन्हें अपनी सुरक्षा का भ्रम टूटता दिख रहा है। इस ऑपरेशन से दिखता है कि यूक्रेन लुहांस्क में रूस को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। इस ऑपरेशन से पुतिन के लिए बड़ी समस्या शुरू हो गई है। लुहांस्क के आसमान पर फिलहाल यूक्रेन का नियंत्रण है, लेकिन इस मुद्दे के पीछे एक और भी बड़ा मुद्दा है जिसमें यूक्रेन जमीन पर पलटवार करने की तैयारी कर रहा है, जिससे रूस को डॉनबास के अहम इलाके में न सिर्फ आसमान बल्कि जमीन भी खोनी पड़ सकती है। संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हम जल्दी बताएंगे इनका क्या मतलब है, लेकिन पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। कीव पोस्ट ने 31 मई की एक रिपोर्ट में इसका विवरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि तीसरी सेना कोर ने एक तेज रफ्तार अभियान चलाया, जिसमें उसने लुहांस्क में रूस द्वारा लगाए गए ज्यादातर रक्षा उपायों को आसानी से पार कर लिया। पारंपरिक वायु रक्षा कोई समस्या नहीं थी। जो बची थी उन्होंने शायद फायर किया, लेकिन वे यूक्रेन के ड्रोन नहीं रोक सकी। लुहांस्क में रूस द्वारा बनाए गए क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या EW कवच ने भी यूक्रेन के ड्रोन को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी आसानी से बाईपास कर दिया गया। इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं। रूस की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध व्यवस्था उतनी दूर तक नहीं पहुंचती जितना पुतिन चाहते हैं, और यूक्रेन को इसके उपकरणों की स्थिति पता है। रूसी रक्षा पार कर यूक्रेन के ड्रोन ने सटीक हमले किए, जिससे रूसी सैन्य संसाधन जल गईं। लुहांस्क के अंदर बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसका मतलब है कि अब उन्हें डोनबास क्षेत्र में और गहराई तक रूसी हमलों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूक्रेनी ड्रोन ने अग्रिम गोला बारूद डिपो को तबाह कर रूसी सेनाओं को जरूरी गोले और राउंड से वंचित कर दिया। मोर्चे पर सेनाएं यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों से टकराएंगी, जबकि वे तैयार नहीं होंगी, क्योंकि इसकी वजह वे उड़ते हुए टर्मिनेटर हैं जिन्हें वे देख नहीं सकते। लुहांस्क के अंदर पुतिन के पिट्ठू इतने डरे हुए हैं कि वे उस घातक और डरावने खतरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं जो पूरे इलाके में उन पर टूट पड़ा है। यूक्रेन का लुहांस्क के आसमान पर इतना पूर्ण नियंत्रण है कि तीसरी सेना कोर ने इसे रूसी क्षेत्र पर हमले के लिए भी उपयोग किया। कोर के ड्रोन ने लुहांस्क को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और रूस के अंदर गहराई तक हमला किया, जिससे इज़वेरिना बॉर्डर चेकपॉइंट पर वार हुआ। वो चेकपॉइंट सिर्फ यूक्रेन रूस के बीच एक प्रवेश द्वार नहीं है, ये एक अहम रसद मार्ग है जिसके जरिए रूस लुहांस्क के रास्ते रूस से डोनबास की अग्रिम पंक्तियों तक गोला बारूद, सैनिक और बख्तरबंद वाहन पहुंचाता है। शायद यही वजह है कि रूस ने लुहांस्क के आसमान पर नियंत्रण खो दिया। नियंत्रण खोने के साथ ही लॉजिस्टिक्स भी खो जाती है, और जब लॉजिस्टिक्स नहीं होती तो जमीन पर मौजूद कब्जाधारी, चाहे वो लुहांस्क में हो या पूरे डोनबास क्षेत्र में, पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। ऑपरेशन का नेतृत्व वो सैनिक कर रहा है जिसका लुहांस्क से रिश्ता रूसी कब्जाधारियों से ज्यादा गहरा है। वे सैनिक
अलेक्जेंडर इवानसोव है, जिनका कॉल साइन स्किड पूरब है, और वे एक प्लाटून कमांडर हैं और लुहांस्क के मूल निवासी हैं। उनकी यूनिट स्किड तीसरी आर्मी कोर के चुनिंदा विशेष दस्तों में से एक है, जैसा कि कीव पोस्ट बताता है। इवानसोव रूस के आक्रमण के समय से लड़ रहे हैं। उनकी सबसे साहसी उपलब्धियों में से एक थी हेलीकॉप्टर से की गई एक हवाई तैनाती, जिसमें उन्होंने मारिउपोल के अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जाकर वहां की रक्षा मजबूत की। उसने खूब लड़ाई की, जरूरत पड़ने पर भागा और यूक्रेनी मोर्चों तक कब्जे वाले इलाकों में लंबा सफर तय किया। मारिउपोल में बहादुरी दिखाने के बाद स्किड को यूक्रेन का हीरो घोषित किया गया। लुहांस्क में हालिया घटना के बाद हमें लगता है कि यूक्रेन को स्किड के टाइटल के साथ नया सुपर हीरो टाइटल भी बनाना चाहिए। तीसरी आर्मी कोर का लुहांस्क में किया गया ऑपरेशन प्रभावशाली और महत्वपूर्ण था। इसका असली डरावना पहलू वो फुटेज है जो कोर के ड्रोन ने लुहांस्क में शूट की थी। कोर की टेलीग्राम पोस्ट में साझा फुटेज से पता चलता है कि लुहांस्क शहर रूसी रक्षा के लिहाज से वीरान शहर बन गया है। शहर का अधिकांश हिस्सा अभी भी खड़ा है। यूक्रेनी ड्रोन लुहांस्क के कुछ प्रमुख स्थलों के पास से गुजरता है, जिसमें शहर का मुख्य एवेन्यू, एक बड़ा डाउनटाउन होटल और यहां तक कि एक सर्कस भी शामिल है। रूसी जोकर, जिन्हें यूक्रेनी ड्रोन पर हमला करना था, दिखाई नहीं दे रहे हैं। असल में किसी भी तरह की वायु रक्षा फायरिंग पूरी तरह से नदारद है। यूक्रेन का ड्रोन लुहानका नदी के मुख्य पुल से उड़ते हुए पहली मई पार्क के फेरिस व्हील का नजारा देखता है। रूस की ओर से कोई हरकत नहीं। यह ड्रोन रेडियांस्का स्ट्रीट पर उड़ता है, जहां क्षेत्रीय प्रशासन भवन है। रूस उस भवन की रक्षा चाहता है, फिर भी वायु रक्षा फायर नहीं होता। ये प्रमुख स्थल जैसे लुहांस्क होटल, कोयला खदान बार बार देखे जाते हैं, लेकिन इनमें कहीं भी रूसी सैनिक या वायु रक्षा तैनात नहीं है जो यूक्रेन के हमलों को रोकते हों। यूक्रेन ड्रोन के लिए ये बहुत आसान है। लगभग ऐसा लगता है जैसे रूसी लोगों ने अपनी दुकान बंद कर ली है और छुप गए हैं। आखिरकार यूक्रेन के ड्रोन का लक्ष्य एक रूसी सैन्य वाहन सामने आता है, जिसमें बैठे लोग शायद उसे समय पर नहीं देख पाते। ड्रोन तेजी से नीचे आता है, वाहन पर हमला करता है और लुहांस्क व रूस में ये दृश्य बार बार होता है। ऐसा ऑपरेशन संभव ही नहीं होना चाहिए। लुहांस्क में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को यूक्रेन के ड्रोन को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को उन ड्रोन को रास्ते से भटका देना चाहिए था। वे विफल रहीं। रूस ने लुहांस्क पर कब्जा किया है, लेकिन उसके पास वहां के आसमान का नियंत्रण नहीं है, जो पुतिन के लिए समस्या है। वह यूक्रेन में प्रगति के लिए रूस के धीमे जमीनी अभियान पर निर्भर है, जो कब्जे वाले इलाकों में रसद के सुचारू संचालन पर टिका है। जब लॉजिस्टिक्स कमजोर होते हैं, जैसे लुहांस्क में, रूसी दबाव टूटता है और पुतिन की सेना कमजोर पड़ती है। नियंत्रण और ज्यादा नियंत्रण। लुहांस्क अब युद्ध के दौरान लगभग किसी भी दौर से ज्यादा असुरक्षित है और संकेत है कि कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। यूक्रेन लुहांस्क के आसमान पर रूस के नियंत्रण खोने का फायदा उठाकर रसद पर हमला कर रहा है, पर ऐसा पहले भी हो चुका है। यह यूक्रेन का मिडल स्ट्राइक अभियान है, जो अक्सर हवा में शुरू होकर जमीन पर जवाबी हमलों में बदल जाता है। इसी चीज को हम द मिलिट्री शो में कवर करते हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। तो अगर आप यूक्रेन युद्ध की वो खबरें सुनना चाहते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया आपको नहीं बताती, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो लुहांस्क का आसमान यूक्रेन का है। कुछ लोग मानते हैं कि थर्ड आर्मी कॉर्प्स के दावे प्रतीकात्मक हैं और इससे यह साबित नहीं होता कि यूक्रेन ने लुहांस्क हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण पा लिया है। निश्चित रूप से प्रतीकात्मक पक्ष के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। पुतिन का प्रचार ऐसा दिखाता है कि रूस ने लुहांस्क पर पूरा नियंत्रण पा लिया है, जिससे यूक्रेन उस इलाके को छू भी न सके। थर्ड आर्मी कॉर्प्स और उसके ड्रोन ने हमेशा इस दावे को चुनौती दी और मई के अंत में हमले से इसे साबित किया। मामला इतना ही नहीं, कॉर्प्स के ड्रोन हमलों की फुटेज से दिखता है कि रूस की सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षित मजबूती में कमी है। यह कोई प्रतीकात्मकता नहीं, बल्कि मिड रेंज अभियान के विस्तार की नींव है, जिसने 2026 में यूक्रेन को लाभ पहुंचाया है। आइए उस अभियान के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं।
2026 से पहले यूक्रेन के पास कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी पीछे के इलाकों पर कितनी जोरदार चोट कर सकता है, इसमें कुछ हद तक सीमाएं थी। उसके पास हवा से दागी जाने वाली हैमर मिसाइलें और अटैकम्स जैसे रॉकेट मिसाइल सिस्टम हैं जो रूसी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ड्रोन के मामले में यूक्रेन के पास ज़्यादातर FPV ड्रोन थे जो फ्रंट लाइन के लिए थे और कुछ लंबी दूरी के ड्रोन रूस पर हमला करने के लिए थे। लेकिन 2026 अपने साथ यूक्रेन युद्ध का एक बिल्कुल नया चरण लेकर आया है। पुतिन के आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन ने मध्यम दूरी के ड्रोन की एक स्थिर आपूर्ति विकसित की है जो फ्रंट से 200 किलोमीटर के भीतर मार कर सकते हैं और ऐसा करने में बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। ये यूक्रेन के लिए बड़ा बदलाव है और इसके परिणाम स्वरूप जो हो रहा है उसने पुतिन को पूरी तरह से चौंका दिया है। यूक्रेन के नए ड्रोन शस्त्रागार में हॉर्नेट जैसे हथियार शामिल हैं जो 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं और 5 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं और उनकी कीमत सिर्फ $5,000 है। ये लागत प्रभावशीलता है जिसमें इतनी मारक क्षमता है कि रूसी रसद संसाधनों को नुकसान पहुंचा सके और यही पुतिन की नई समस्या है। इन ड्रोन से यूक्रेन के मीडियम रेंज हमलों में तेजी आई है। अप्रैल में रूस के खिलाफ यूक्रेन के मीडियम रेंज हमले मार्च से दुगुने और फरवरी से 4 गुना बढ़ गए। ये संयोग नहीं बल्कि एक अभियान है। ये अभियान यूक्रेन द्वारा कब्जे वाले पीछे के इलाकों में रूसी लॉजिस्टिक्स बाधित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उस अभियान के समर्थन में यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने नया कार्यक्रम शुरू किया है। लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन कार्यक्रम के तहत $110 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनी इकाइयों को उसी तरह के लक्ष्यों हमला करने के लिए दिए जाएंगे जिन पर 3rd आर्मी कॉर्प्स लुहांस्क में हमला करता है। यह एक प्रोत्साहन योजना है। जितने अधिक वाहन और वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करेंगे उतनी ही आपको वह सहायता मिलेगी जिसकी जरूरत रूस को उन जगहों पर सचमुच नुकसान पहुंचाने के लिए है जहां पुतिन को लगता था कि उसके सैनिक सुरक्षित हैं। यह अभियान रूसी सैनिकों पर जो मनोवैज्ञानिक दहशत थोप रहा है उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। लुहांस्क जैसे इलाकों में पुतिन की सेनाएं महीनों तक खुद को सुरक्षित मानती थीं। सिर्फ कभी कभी मिसाइल हमलों से ये भ्रम टूटता था। अब सुरक्षित रहने का विचार खत्म है। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वह लुहांस्क में आसानी से ड्रोन उड़ा सकता है जिससे रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि अब वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। वे सुरक्षित नहीं हैं। असल समस्या यह है कि यूक्रेन का मध्यम दूरी का अभियान जमीनी हमले को समर्थन दे रहा है जिससे रूस से रिकॉर्ड स्तर पर क्षेत्र वापस लिया जा रहा है। 25 मई की रिपोर्ट में युद्ध अध्ययन संस्थान ISW ने कहा कि यूक्रेन की नई रणनीति ने 2023 के बाद पहली बार युद्ध के स्थितिगत चरित्र को बदल दिया है। हम इसका असर देख रहे हैं। रूसी बढ़ते इतनी रुक गई है कि उसकी उपलब्धियां हर महीने लगभग शून्य हैं। यूक्रेन सीमित यंत्रीकृत चालों और सामरिक जवाबी हमलों के लिए जरूरी हालात बना रहा है जो उसके मध्यम दूरी के हमलों पर आधारित है। यूक्रेन की रूसी बढ़त रोकने और कुछ क्षेत्रों में रूसी उपलब्धियों को पलटने की सफलता, साथ ही सामरिक यंत्रीकृत चालों की फिर से शुरुआत युद्ध के नए चरण की शुरुआत कर सकती है, ISW का कहना है। लुहांस्क में पुतिन को नए चरण की चिंता होगी। आखिरकार हमने देखा है कि यूक्रेन ने अपने मध्यम दूरी के हमलों के अभियान के समर्थन से कई जवाबी हमले सफलतापूर्वक किए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन ने 2026 की शुरुआत से रूस से 590 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त किया है। इस मुक्ति का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हो रहा है। हालांकि हमने देखा है कि यूक्रेन ने डोनबास में प्रगति करना शुरू कर दिया है। 19 मई को खबर आई कि यूक्रेनी बलों ने पोक्रोव्स्क में 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ने का अभियान पूरा कर लिया है, जो एक और क्षेत्र है जिस पर रूस दावा करता है कि वह उसके नियंत्रण में है। जो कुछ हमने अभी लुहांस्क में देखा है वैसे ही हालात हर जगह देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यूक्रेन पीछे के नजदीकी इलाकों पर हमला करता है, जैसा कि उसने लुहांस्क में करने की अपनी क्षमता साबित की है। लुहांस्क में हवाई सुरक्षा की कमी ने इसमें मदद की। अब जब यूक्रेन अपने ड्रोन से उस क्षेत्र पर हमला कर सकता है तो इससे नए मौके बनते हैं। रसद मार्गों के कट जाने के कारण रूस की लुहांस्क रक्षा में कमजोर हिस्से बन जाती हैं। आसमान पर नियंत्रण जल्द ही कमजोर रूसी रक्षा के खिलाफ यूक्रेन के जवाबी हमलों में बदल सकता है, जिससे लुहांस्क के क्षेत्र आज़ाद हो सकते हैं। ये पैटर्न हमने 2026 में कई बार देखा है और लुहांस्क में भी दोहर सकता है, जिससे डोनबास मोर्चे पर
पुतिन के लिए बड़ी समस्याएं होंगी। हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। लुहांस्क में यूक्रेन की उपलब्धि अब सिर्फ जमीन पर मौजूद रूसी सैनिकों को ही नहीं बल्कि औरों को भी टर्मिनेटर फिल्म जैसी स्थिति का एहसास करा रही है। रूसी सैन्य ब्लॉगर यूक्रेन की गतिविधियों से डरे हैं और लुहांस्क की स्थिति पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ISW ने सैन्य ब्लॉगरों की पुष्टि का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेन लुहांस्क में मध्यम दूरी के हमले कर रहा है और क्षेत्र की वायु रक्षा कमजोर होने से यूक्रेनी ड्रोन को रोस्तोव जैसे रूसी क्षेत्रों में पहुंचने का रास्ता मिल गया है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में हमलों से ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति घट रही है, जिससे मोर्चे पर कमजोरी आ रही है और जमीन पर यूक्रेन के लक्षित जवाबी हमलों का रास्ता बन रहा है। ये हमले सीधे लुहांस्क को निशाना नहीं बनाते, लेकिन लुहांस्क के आसमान पर यूक्रेन का नियंत्रण डोनेट्स्क में दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि सैनिकों को समर्थन के लिए लुहांस्क से उपकरण भेजे जाते हैं। रूस का लुहांस्क पर नियंत्रण वैसा नहीं है जैसा वो दावा करता है, और हम पहले ही देखना शुरू कर रहे हैं कि रूसी सैन्य ब्लॉगर इस तथ्य को उजागर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वह प्रचार जिस पर पुतिन इतनी मजबूती से निर्भर करते हैं वह भी अब बिखरने लगा है। ये एक और मुद्दा है जो लुहांस्क में यूक्रेन के हमलों से जुड़ा है। पुतिन शांति वार्ताओं में अपनी पकड़ खो रहे हैं। रूस के लुहांस्क और पोक्रोव्स्क जैसे शहरों पर नियंत्रण के दावे सिर्फ रूसी जनता को यह दिखाने के लिए नहीं है कि विशेष सैन्य अभियान सही दिशा में है। रूस ऐसे दावे इसलिए करता है क्योंकि वह ये छवि बनाना चाहता है कि रूस यूक्रेन में धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन की सेना डोनबास क्षेत्र के नुकसान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लुहांस्क के आसमान पर यूक्रेन का नियंत्रण पुतिन की कहानी को कैसे प्रभावित करता है? इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये तो तय है। जैसे जैसे रूसी बढ़त धीमी पड़ रही है और यूक्रेन यह साबित कर रहा है कि पुतिन के उसके कमजोर होने के दावे झूठे हैं, वैसे वैसे रूस के लिए ऐसा शांति समझौता मिलने की संभावना खत्म होती जा रही है जिसमें यूक्रेन डोनबास छोड़ दे। यूक्रेन इसे जानता है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन की 29 मई की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की अगुवाई वाली शांति वार्ताओं के धीमा पड़ने के बाद यूक्रेन रूस से नेता स्तरीय बातचीत के लिए दबाव डाल रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री स्याब्री ने कहा, अमेरिका की अगुवाई वाली वार्ता अब प्रभावी नहीं रही। अब समय है कि यूक्रेन रूस को व्यवहारिक प्रस्ताव दे, जैसा स्याब्री कहते हैं। इन प्रस्तावों की शुरुआत संपर्क रेखा पर शत्रुता खत्म करने और फिर शांति वार्ताओं से होगी। रूस को इस नए प्रकार की वार्ता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध एक मोड़ पर पहुंच गया है और रूस के पक्ष में कुछ भी नहीं जा रहा है। यूक्रेन अपने ड्रोन युद्ध को तेज कर रहा है और अब वो उन लक्ष्यों को भी निशाना बना रहा है जिन्हें वो पहले कभी नहीं मार सकता था। फ्रंटलाइन पर बढ़त बनाई जा रही है और यूक्रेन जो मिडिल रेंज रणनीति अपना रहा है वो ऐसे आगे बढ़ने की नींव रखती दिख रही है जो लुहांस्क तक जा सकती है। इनमें से कुछ भी पुतिन की योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। रूस के नेता ने डोनबास पतन के लिए सितंबर तय किया। यूक्रेन की सैन्य खुफिया ने अप्रैल में रिपोर्ट दी थी। तब वह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी लगा था। अब यूक्रेन के ड्रोन लुहांस्क पर उड़ रहे हैं और रूस विरोध नहीं कर रहा। यह हास्यास्पद है। डोनबास पर नियंत्रण ही शांति वार्ताओं में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरी सेना कोर की कार्रवाई से पहले रूस लुहांस्क पर पूरा नियंत्रण होने का दावा करता था और प्रभावशाली लोगों को यह विश्वास भी दिला चुका था। अब वह नियंत्रण पुतिन की चाहत जैसा नहीं है। लुहांस्क का आसमान अब यूक्रेन का है। कब्जे वाले इलाकों और उससे आगे तक यूक्रेन के हमले अब और भी ज्यादा तेज और ताकतवर होते जा रहे हैं। अगर पुतिन को युद्ध से थोड़ी सी भी इज्जत के साथ बाहर निकलने की कोई उम्मीद रखनी है तो उन्हें अब ही बातचीत शुरू करने का फैसला लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो यूक्रेन लुहांस्क में हवाई लड़ाई पर अपने नियंत्रण का असर डोनबास में जमीन पर दिखाने की पूरी स्थिति में है। गिर चुकी मानी गई जगहों पर भी बड़ी कामयाबी मिल रही है। पोक्रोव्स्क इसका बेहतरीन उदाहरण है। हमने इसका जिक्र पहले भी किया था। यूक्रेन ने उस शहर में 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ने में सफलता पाई है जिस पर रूस का दावा है कि उसका नियंत्रण है। यह क्यों मायने रखता है और इसका डोनबास में रूस के अभियान पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन ने पोक्रोव्स्क की लाइनों को पार करते हुए अपनी जबरदस्त बढ़त कैसे हासिल की।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप यूक्रेन युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है उस पर हमारी और विश्लेषण देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।